हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूपेन। हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएमवीएसएससी योजना का फॉर्म डाले हैं और एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी सिलेबस सब्जेक्ट साइंस का टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी का टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा हाँ गाइस, ये जो अभी जो आज का जो वीडियो है वो सीरीज़ 1 के नाम से अपलोड होगा, है ना। तो ऐसे सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन सभी सब्जेक्ट का इस चैनल में डलता रहेगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे रेंडमली अरेंज हो चुका है, तो इसमें ध्यान ना देवे। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं है, बट इसका ऑप्शन जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैसे अरेंज किया है ऑप्शन को, और ऑप्शन किस हिसाब से अपन को सिलेक्ट करना है, वो भी करेक्ट ऑप्शन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोला गया मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला है, मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। चलो डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट 1 क्या करेक्ट है। तो जो हमारा जो मानव उदर है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड उत्पन्न करता है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा रॉन्ग हो गया, ये तो मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला गया है उपज की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। एसिडिटी सुने हो आप, एसिडिटी की वजह से हमारे पेट में बहुत ज़्यादा जलन होता है। तो ये करेक्ट सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो केवल कथन 1 नहीं, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। केवल कथन 2, हाँ ये हो सकता है। 1 और 2 दोनों हो नहीं सकता, दोनों गलत नहीं है, एक सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। बोला गया है नेटल पौधों के पत्तों को छूने पर डंक जैसे दर्द होता है। डंक जैसे दर्द होता है, जैसे हमारा स्कॉर्पियन जो डंक करता है तो उसमें जो दर्द आता है ना, जलन होता है, वैसे एक नेटल का पौधा होता है, इसको पत्तों को छूने से डंक जैसा दर्द होता है। यह किस अम्ल के स्त्राव से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल ये जो है हमारा मेथेनोइक, इसको हम फॉर्मिक अम्ल ही बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? ठीक है, समझ में आया। धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला बोला है हमारा बोरॉन। पहला मेरा क्या बोला है? बोरॉन। तो भैया बोरॉन तो मेरा अधातु है। सिलिकॉन ये मेरा उपधातु है। कार्बन अधातु। जर्मेनियम उपधातु। आयोडीन अधातु। तो बोला गया है क्वेश्चन में उपधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा उपधातु है, ये जो हमारा उपधातु, ये दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो नहीं करते हैं वो तो कौन नहीं करेगा? अधातु है वो धातु गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? पहला, तीसरा और पांचवा। तीसरा और पांचवा, सॉरी, यहाँ पे एनसीईआरटी में बोरॉन को उपधातु बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बोरान को हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं एनसीईआरटी में। कुछ कुछ बुक्स में बोरान को अधातु भी बोला गया है, लेकिन हम जो रेफरेंस लेके चलेंगे वो हम किसको चलेंगे, एनसीईआरटी को। तो बोरान को जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में उपधातु बोला गया है। तो बोरान भी मेरा धातु और अधातु दोनों गुण प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, 2 भी होगा नहीं और 4 भी नहीं होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन बचा, 3 और 5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 5। अच्छा, धातु और धातु का मतलब जो दोनों का गुण प्रदर्शित करता हो उसको हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु क्वेश्चन में बोला जा रहा है नहीं करते, याद रखना नहीं करते, मतलब जो उपधातु नहीं है वो हमारा सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देखो बोरान जो है कुछ बुक में अधातु है और कुछ बुक में उपधातु है, लेकिन एनसीईआरटी में स्पेशली बोरान को उपधातु बोला गया है। तो हमारा बोरान जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अम्ल क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ओके, चलो पहले स्टेटमेंट क्या बोला है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। नहीं, गलत, अम्ल का स्वाद तो भैया खट्टा होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे पढ़ सकते हैं, क्षार का स्वाद खट्टा होता है, अपोजिट कर दिया है, जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 2 देखते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आप पढ़े होंगे, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं कि अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। ये मेरा रॉन्ग है, ये मेरा रॉन्ग है। क्यों? अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुछ अम्ल होते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली मेंशन किया नहीं गया है कि कुछ अम्ल, ये इसमें पूरा अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं जब उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो मेरा आयंस बनेगा। जब आयंस जब बन जाएगा तब वो विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। सुचालक का मतलब उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम जब तक उसको एक्वस सॉल्यूशन में नहीं डालेंगे तब तक वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट नहीं हुआ है, इसका जो ऑप्शन है, आंसर है, वो केवल 2 मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त है। बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। ठीक है, इसमें तत्व के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। हाँ, सही बात है। आधुनिक आवर्त में जो हमारा मेन जो रूल था वो परमाणु क्रमांक पे बेस्ड था, और हमारा मेंडलीफ है, मेंडलीफ वो परमाणु भार पे बेस्ड था। तो यहाँ पे आधुनिक बोला तो परमाणु संख्या, तो एक स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त है, गलत। यहाँ पे आधुनिक की बात चल रही है, तो आधुनिक में हमारे पास 7 आवर्त होता है उसके आवर्त सारणी में और 18 समूह। तो ये इसको अपोजिट दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर या स्टेटमेंट 2 मेरा रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारिकी प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, याद रखना क्षारिकी प्रकृति वाला साबुन कौन सा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। आप देखोगे घर में जब कपड़ों में हल्दी लग जाती है तो हम उसको साबुन से या वॉशिंग पाउडर से अगर हम उसको साफ करते हैं तो वहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो जाता है, येलो से वो भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ का रंग चेंज हो रहा है तो वो सूचक के कारण होता है। सूचक जो है मेरा अम्ल और क्षार को बतलाता है। तो यहाँ पे हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे साबुन को हम लोग रगड़े तो साबुन के क्षारीय प्रकृति को उन्होंने बता दिया कि साबुन क्या है, मेरा क्षार है। अम्ल भी हो सकता था। ये जो सूचक है वो अम्ल और क्षार के उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो अम्ल क्या होता है, ब्रॉन्स्टेन के हिसाब से अम्ल क्या होता है,
अम्ल जो है H+ दाता होता है। तो H+ अगर दाता होता है तो सभी के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो वो अम्ल कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपन को। मानव शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करते हैं। हाँ, जो pH जो होता है 7.34 या 7.43 आसपास होता है, ठीक है, मतलब इसके रेंज में ही लाई कर रहा है। ओके, मतलब स्टेटमेंट 1 तो इज करेक्ट। वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय जल कहलाता है। ठीक है, हमें पता है pH स्केल में 0 से 14 तक होता है, मीडियम मेरा 7 होता है। 0 से 7 के बीच को हम क्या बोलते हैं, एसिड, और 7 से 14 के बीच को हम बोलते हैं बेस। अगर pH 0 से 7 के बीच है तो वो हमारा जो है क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। यहाँ देखो pH कितना बोला जा रहा है, 5.6, मतलब 7 से कम है। तो हाँ, जो जल का pH 7 से कम है, इसका मतलब जल मेरा अम्लीय होगा, और उस वर्षा के कारण जब हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो ये भी करेक्ट, मेरा ऑप्शन, मेरा जो स्टेटमेंट जो मेरा करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, मुंह का pH मान बढ़ जाने से, pH मान बढ़ जाने का मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे स्केल में तो pH बढ़ेगा, मतलब मैं किधर जा रहा हूँ, क्षार तरफ जा रहा हूँ। मतलब मुंह का pH बढ़ जाने का मतलब है मुंह जो हमारा है वो क्षारी हो रहा है, बोला है। दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, गलत, ये गलत है। क्यों, दांतों का क्षय तभी होगा जब हमारे मुंह जो है एसिड के रूप में होगा, एसिड हो जाएगा। एसिड जब धातु से क्रिया करता है, एसिड धातु, तो हमारा सॉल्ट बनता है। सॉल्ट का बन जाना ही हमारा क्षय कहलाता है। तो हमारा दांत कब क्षय होगा, क्योंकि दांत में होता है हमारा कैल्शियम, मतलब मेटल हो गया मेरा, और एसिड से रिएक्ट करेगा तभी तो सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है pH बढ़ जाने पे, pH बढ़ जाने मतलब हमारा वो एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो किस रिएक्ट कर रहा है, बेस से कर रहा है, बेस बन जा रहा है। तो दांतों का क्षय कब होगा, जब एसिड होगा तब। लेकिन क्या बोला है, बढ़ जाने पे, तो एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि क्षार बन रहा है, और क्षार और धातु से सॉल्ट जो है हमारा रिएक्शन नहीं होता। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, स्टेटमेंट 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त तालिका सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में, देखो कमियों के बारे में बताना है। ठीक, पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है, वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। हाँ, सही बात है, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 2 समूह से अपना गुण प्रदर्शित करता है। पहला है हमारा क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, और दूसरा है हमारा हैलोजन। तो दोनों में ग्रुप में कहाँ रखा जाए, ये अभी तक वो मेंडलीव जो है क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए जो है हाइड्रोजन को इस सही स्थान नहीं दे पाया। स्टेटमेंट 2 बोला जा रहा है, तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्ती नियम के लिए चुनौती थे। हाँ, ये भी करेक्ट बात है भैया। जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है उसको उन्होंने आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं दिया। इसका मतलब ये भी उनका लिए एक चुनौती था। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा स्टेटमेंट 2 हो गया। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने, एक मिनट, उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, नियमित रूप से नहीं बढ़ते। अच्छा, जब हम सारणी में एक तत्व दूसरे तत्व जाएंगे, जैसे कि कार्बन मेरा द्रव्यमान होता है 12, कार्बन के बाद आता है मेरा नाइट्रोजन 14, तो लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो देखो परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से समझना, नियमित रूप से बोला है। क्या बोला है, नियमित रूप से, मतलब जैसे रेगुलर। अगर देखो यहाँ 2 का फॉर्म हुआ है तो ऑक्सीजन मेरा 8 होता है, तो उसका मास जो है 16 हो गया। तो देखो 2-2 का वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह वहाँ पे कुछ ज़्यादा वृद्धि हो जाता है, तो हम इसको जनरली नहीं लेंगे, हम उसको पूरा जितना जैसे पूरा टेबल में जो एक्चुअल में जो निष्कर्ष निकलेगा उसको लेंगे। तो नियमित रूप से चेंज नहीं होता है ना, नहीं बढ़ता। ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। कुछ कुछ जगह नियमित रूप से बढ़ता है और कुछ कुछ जगह मेरा रैंडमली इंक्रीज हो जाता है। तो ये मेरा
नियमित रूप से नहीं बढ़ती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला है, मेंडलीव के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, ठीक है, हाँ सही बात है। मेंडलीव ने अपने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने जमाया था। अभी लास्ट जो कुछ क्वेश्चन है इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ था? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया, तो ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2 बोला है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। हाँ छोड़े थे, इसलिए मेंडलीव को जादूगर कहा जाता है रसायन का, क्योंकि उन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, क्योंकि भविष्य में अगर कोई तत्व खोया जाएगा तो वही स्थान पे फिट होगा करके। तो वास्तव में ऐसा हुआ, उनको ये पता चल गया था, आभास हो गया था कि जो भविष्य में कोई तत्व खोए जाने वाला है उनका गुण जो है इस तत्व से मिलेगा, जिस पहले जो तत्व है, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट 3 बोला जा रहा है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। हाँ किया था, शून्य समूह करके किया था। तो मेरा जो है ऑप्शन 1, 2 और 3 करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।